नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई लिखाई गोलाबारी धुआंधार चल रही। कैसे आप सभी? और देखिए हम आ चुके हैं वापस से आपके लिए लेके हमारी मॉडल सीरीज का एक और नया करंट अफेयर का लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी के करंट अफेयर को। जी हाँ, एमपी में किस किस का अफेयर चल रहा है, इस बात को हमें करंट में जानकारी लेनी ही लेनी पड़ेगी, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होगा दिसंबर में हमारी एग्जाम है और हम लोग रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते ऐसा कि हम लोग इस करंट अफेयर को ना पढ़े। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया हमारी सीरीज को और इसमें लगभग 53 लेक्चर। यदि आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे बेटा तो प्लीज लेक्चर्स को देख लीजिएगा, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। क्या चल रहा है एमपी में, क्या नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, आपको किसी ये कहिए कि पेपर में नहीं मिलेंगे, ऐसे करंट अफेयर को जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन अ क्वेश्चन फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Recently, 244 kilometer long section of Delhi-Mumbai Expressway has been opened for the people. It has started between Madhya Pradesh and which state? हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 244 किलोमीटर लंबा हिस्सा लोगों के लिए खोला गया है। यह मध्य प्रदेश और किस राज्य के बीच शुरू हुआ है ना? अब देखो यहाँ पर बच्चे मुंबई से महाराष्ट्र का ध्यान लगाएंगे, है ना, लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चे ये जो स्टार्ट हुआ है किस किस के बीच में? एमपी और राजस्थान के बीच में। किस किस के बीच में स्टार्ट हुआ है? जी हाँ, एमपी और राजस्थान के बीच में स्टार्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Where has the कोटवार कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? आपने देखा होगा गांव में कोटवार होते हैं, है ना, तो भाई कोटवार के लिए जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था हमारे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, जिसमें जो है जब इनका क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, तो रिटायरमेंट पे इनको जो है पैसे जो दिए जाते हैं सेवानिवृत्ति पे लगभग 1 लाख रुपए, क्या कहते हैं सेवानिवृत्ति निवृत्ति, है ना, उस पे लगभग 1 लाख रुपए जो है, और हर महीने ये समझिए हर महीने 500 रुपए का, हाँ 500 रुपए की मानदेय में बढ़ोतरी होगी, है ना। कितने की बढ़ोतरी होगी? मानदेय में जो है लगभग 500 रुपए की जो है इनकी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद आपसे हाँ एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है कोटवारों को एक बहुत अच्छी संज्ञा दी, एक बहुत अच्छा नाम दिया। इन्होंने कोटवारों को कहा गांव का गूगल। क्या कहा इनको गांव का गूगल कहा। जी हाँ, कि इनको जो है सारी जानकारी रहती है गांव के बारे में, तो ये क्या है, गांव के गूगल है। तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया है सम्मेलन? मेन क्वेश्चन तो हमारा ये है भैया कि आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये किया गया है आपका भोपाल में, या देखो भोपाल और इंदौर दोनों जगह में हमको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो किया गया है भोपाल में ही किया गया है। कहाँ पर किया गया है बेटा? भोपाल में ही किया गया है। और देख लेते इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल। Kotwar Conference has been organized in Bhopal 24 September 2023. In the Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has said that Kotwars will be given the benefit of health insurance. Apart from this, the color of the uniform will be खाकी। हाँ, साथ ही ध्यान रखिएगा आप इनके जो यूनिफॉर्म का कलर है वो भी क्या होगा? खाकी होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। An amount of rupees 1 lakh will be given after retirement. 1 लाख रुपए जो रिटायरमेंट के टाइम दिए जाएंगे। कोटवार्स ऑनरेरियम will be increased by rupees 500. मैंने आपको बताया मानदेय जो होगा कितना बढ़ जाएगा? 500 रुपए हर साल जो है बढ़ेगा। ऑनरेरियम ऑफ कोटवार्स विदाउट सर्विस लैंड विल बी 8000। जिनके पास जो है सर्विस लैंड नहीं है उनका जो मानदेय रहेगा वो कितना रहेगा? 8000 समथिंग रहेगा। Which medal has Ashi Chokse won in the 10-meter air rifle team event in the Asian Games 2022? आशी चौकसे जी को आप एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा। जी हाँ, ये इतनी सुंदर, जो आप कहते हैं ना ब्यूटी विद ब्रेन, इनके पास इनकी स्पोर्ट्स स्किल है, साथ में बहुत सुंदर है, किसी मॉडल से कम नहीं लगती है ना। और मैं आपको बता दूं ये क्या है भैया, ये जो है शूटर है। ये क्या है भैया? शूटर। जी हाँ, आप कहते हैं ना जिसे वाकई में कि एक ऐसी लड़की जिस पर हमारे एमपी को प्राउड होगा, ऐसी है वो। तो भाई इनको कौन सा मेडल मिला? इन्होंने जीता बेटा गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता है। चलेगा, थोड़ी सी और डिटेल इनके बारे में हम लोग लिखते हैं। मध्य प्रदेश आशी चौकसे रिप्रेजेंटिंग द इंडियन टीम हैज वॉन अ सिल्वर। नहीं, सिल्वर मेडल नहीं भैया, गोल्ड मिला है इनको। जहां तक हमें पता है इनको जो है गोल्ड मिला है। कोई बात नहीं, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। फिलहाल आप इसको सिल्वर ही समझिए। अब ये कह रहा है भैया क्वेश्चन पर मैं I'll check it, ओके। इसमें मुझे डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे गोल्ड मेडल पता है, मैंने पढ़ा था जब गोल्ड मेडल पढ़ा था। मे भी हो सकता है टाइपिंग में कुछ ना कुछ इश्यू हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम्स ऑफ अनमैरिड वुमेन ऑफ विच एज विल बी एडेड टू लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना में किस उम्र की अविवाहित महिलाओं के नाम भी जोड़े जाएंगे? देखिए जो लाडली बहना योजना शुरू हुई थी, जिसमें 1000 रुपए पर मंथ किसको दिया जा रहा था? लाडली बहनाओं को दिया जा रहा था। उसी में जो है
एज लिमिट जो है वो कम कर दी गई है। जैसे जब ये हुआ था स्टार्ट तब मैंने भी पूछा था कि भाई मुझे मिलेगा क्या, है ना, लेकिन मुझे मना कर दिया था क्यों, क्योंकि मेरी एज काफी कम थी जितनी जो लिमिट थी उससे, है ना। लेकिन अब जो है ये स्टार्ट किया गया है जी, है ना, अब जो है ये स्टार्ट किया गया है किनके लिए, जो कम एज के हैं उनके लिए भी जो है ये स्टार्ट किया गया है। तो एज कितनी होनी चाहिए, लगभग 21 ईयर्स, जी हाँ, है ना। 23 साल से लेके तो 21 साल तक की लड़कियों के लिए भी अब ये स्टार्ट किया जा रहा है लाडली बहना योजना, है ना, कि आओ 1000 रुपए लो। पर अब क्या ही बोले इसके बारे में, हम बोलता ना तो बहुत कुछ जाते पर घर वाले जमानत नहीं करवाएंगे हमारी। Recently, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has said that now names of unmarried women about 21 years of age will also be added in the मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। जिनकी एज 21 से ऊपर है उनको भी जो है ऐड किया जाएगा। Under Chief Minister लाडली बहना योजना, the age limit of married women has been reduced from 23 to 21। मैरिड वुमेन की जो एज लिमिट है वो कितनी कर दी गई है, 23 से लेकर, तो 23 से घटाकर कितनी कर दी गई है भैया, 21 कर दी गई है। Question, who has been appointed as the woman additional advocate general for the first time in मध्य प्रदेश। ये तो मैंने आपको ये तीसरी बार बता रही हूँ मैं आपको ये बात, है ना, पर इसलिए कि आपको याद रहे किसको किया गया भैया, अर्चना खेर को किया गया है। फर्स्ट टाइम ये कर रही है ऐसा, तो भाई हमारे एमपी के लिए फर्स्ट टाइम ये जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल बनी है, पहली वुमेन है जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हमारे एमपी में बनी है। चलिएगा, वुमेन एडवोकेट हैज बीन, ये तो ठीक है। Where will India's Smart City Conclave 2023 be organized? India Smart City Conclave 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर, बताओ। अच्छा, सिल्वर मेडल, ओके ठीक है भाई, वो सिल्वर मेडल ही है, गोल्ड नहीं है, सिल्वर मेडल ही है। चलिए, तो भाई ये जो किया जा रहा है ये किसके द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा जो है ये किया जा रहा है ना। और ये कहां पर किया गया है भैया, तो आपको पता है कि नंबर 1 स्मार्ट सिटी कौन बना है अभी, वो बना है आपका इंदौर। कौन बना है भैया, इंदौर बना है, जी हाँ। इंदौर ने स्वच्छता के साथ साथ जो है स्मार्ट सिटीज में भी जो है अपना नंबर फर्स्ट पे कर लिया। कब हुआ ये कॉन्क्लेव, ये कॉन्क्लेव हुआ है 26 और 27 सितंबर को ये हुआ है। कितने सितंबर को हुआ बेटा, 26 और 27 सितंबर को हुआ है, जी हाँ। हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी यहाँ पर आई थी, है ना, द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पर आई थी। और इसमें लगभग 100 स्मार्ट सिटीज को लिया गया था। कितने स्मार्ट सिटीज को लिया गया था, 100 स्मार्ट सिटीज को इसमें लिया गया था, जिसमें से हमारा इंदौर जो है वो कौन से नंबर पे आया भैया, फर्स्ट नंबर पे आया है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA गवर्नमेंट बी इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग द इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 एट द ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर, मध्य प्रदेश इन ऑन 26-27 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many divisions of the West Central Railway is Clean Rail स्वच्छ भारत मिशन being celebrated? मध्य प्रदेश पश्चिम मध्य रेलवे के कितने मंडलों में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन मनाया जा रहा है? भाई रेल्स के लिए रेलवे स्टेशन पे स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्वच्छता चाहिए, वो चाहिए आपको रेलवे स्टेशन पे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कितने मंडलों में कितने डिविजन्स में जो है ये बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है बेटा 3 डिविजन्स में। कितने डिविजन्स में बनाया जा रहा है, 3 डिविजन में। पहला तो है आपका जबलपुर, है ना, जबलपुर, उसके बाद आता है आपका भोपाल, है ना, भोपाल, और आता है आपका कोटा, जी हाँ। कोटा भी जो हमारा है वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में ही आता है, ठीक है। जबलपुर, भोपाल और कोटा तीनों किसमें आते हैं, वेस्ट सेंट्रल रेलवेज में ही हमारे आते हैं। इसमें लगभग 875 जो स्टेशंस हैं, 875 जो स्टेशंस हैं, इनको नॉर्मल पेस किए जाएंगे, जिसमें भाई ये रख रखाव की सुविधा का ध्यान रखें। और लगभग 800 ऐसे रेलवे स्टेशन है, नहीं सॉरी 80 ऐसे स्टेशन है जिनको क्या किया जाएगा, एक्सक्लूसिव पे किया जाएगा, डिलक्स पे किया जाएगा, ज्यादा पैसा पे किया जाएगा, क्योंकि भाई बड़े स्टेशन होंगे, है ना, यहाँ के रखरखाव में क्या होगा, ज्यादा पैसा दिया जाएगा, तो इनको जो है डिलक्स पे किया जाएगा। क्या किया जाएगा बेटा, डिलक्स पे किया जाएगा। साथ ही साथ जो है बायो टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे भैया, बायो टॉयलेट्स भी बनाए जाएंगे। पहले तो आपको पता होगा कि भाई कितनी ज्यादा हालत खराब थी हमारे यहाँ के रेलवे की, अब तो एटलीस्ट ट्रेन में बैठ के जाने का मन भी करता है ना, लेकिन पहले नहीं करता था। तो जो है लगभग 2 लाख, कितने भैया, कितने बनाए जाएंगे, लगभग 2 लाख जो है नए बायो टॉयलेट्स भी यहाँ पर
बनाए जाएंगे। और भी बहुत कुछ हुआ है भाई, आप जानते होंगे जो प्लास्टिक बोतल्स रहती हैं, प्लास्टिक बोतल्स को ये कहिए प्लास्टिक बोतल्स को क्रश करने के लिए जो है मशीन भी लगाई गई है ना, अलग अलग लगभग 126 स्टेशन पे 166, हाँ ध्यान रखिएगा, लगभग 126 स्टेशन पे कितनी 166 है ना, प्लास्टिक की बोतल जो क्रश करने वाली होती है ना, वो मशीनें भी लगाई गई हैं इस मिशन में, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत मिशन में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिवीजन वेस्ट सेंट्रल कैंपेन वाज कंडक्टेड इन ऑल 3 डिवीजन, ठीक है। पलक शर्मा has been honored with the prestigious एकलव्य अवार्ड. She belongs to which state? पलक शर्मा को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है, उनका संबंध किस राज्य से है? पलक शर्मा जी के बारे में मैंने आपको पहले बात की, ये क्या है, डाइविंग करती है। ये क्या करती है भैया, ये जो है डाइविंग करती है, छोटी बच्ची है अभी, है ना, छोटी बच्ची हो क्या, तो ये कहेंगी हाँ, है ना। एकलव्य अवार्ड आप जानते हैं 19 साल से कम के बच्चों को दिया जाता है जो काफी अच्छा अपने स्पोर्ट्स में काफी अच्छा करते हैं। और ये कहाँ से है आप जानते हैं, पलक शर्मा जी मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है ये, मध्य प्रदेश से है, दो राय ही नहीं है इसमें तो कुछ भी। पलक शर्मा रिमार्केबल यंग डाइवर हेलिंग फ्रॉम इंदौर से है, मध्य प्रदेश, has made waves in the world of sports at just 16 years of age. मैंने आपको बताया किससे होता है भैया, 19 साल से कम है, इनकी कितनी केवल 16 साल एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर has won the gold medal in 19th Asian Games. Which state do they belong to? शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, वे किस राज्य से संबंधित है? ऐश्वर्य तोमर, पलक शर्मा, रजनी शर्मा, ऐश्वर्य तोमर, है ना, अनिल धूपर, ये नाम तो ऐसे हो गए कि बिल्कुल आपको रटा जाने चाहिए, है ना, बिल्कुल रटा जाने चाहिए आपको भी, क्योंकि ये हमारे इनके बारे में पढ़ना हमारा डेली का काम हो चुका है ना। तो कहां से भैया ये है आपके मध्य प्रदेश से। कहां से भैया ये, मध्य प्रदेश से। चलिए, शूटर है ये। On September 25, 2023, star shooter Aishwarya Pratap Singh Tomar of Madhya Pradesh State Shooting Academy of Excellence won the gold medal in 10-meter air rifle team event while representing India in the ongoing 19th Asian Games and Hong China. चाइना में भी हो रहा है, मैंने आपको चाइना में तेंगड़ू वाला जो हुआ था, चलो अच्छा मुझे बताओ, तेंगड़ू में जो हुआ था चाइना में, है ना, जो कंपटीशन हुआ था उसका नाम क्या था? सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, जो एक इंटरनेशनल कंपटीशन तेंगड़ू चाइना में हुआ था उसका नाम क्या था, फटाक से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैंने आपको पढ़ा दिया है ये चीज। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज बिकम द 7th टाइगर रिजर्व ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? भाई वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया? जी हाँ, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। कहां का बना भैया? मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है, और ऑल ओवर इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व बना है ना। ऑल ओवर इंडिया में 53 थे, आप 54 हो चुके, और एमपी में 6 थे, आप कितने हो चुके बेटा? अब जो है ये 7 हो चुके। कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके। टाइगर्स की यदि मैं बात करूं, है ना, टाइगर्स की यदि मैं बात करूं तो टाइगर्स के मामले में सबसे फर्स्ट पे कौन है? आपसे मैं पूछूं सबसे फर्स्ट पे कौन है, तो आप जानते हैं हम टाइगर्स के मामले में जो है सबसे फर्स्ट पे हमारा एमपी है। जी हाँ, जैसे आप और हम लोग टाइगर है ना, तो इसलिए कौन सा नंबर पे हमारा एमपी फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे जो है आपका कर्नाटका है। सेकंड नंबर पे आपका जो है कर्नाटका है, कर्नाटका है। और थर्ड नंबर पे यूके है। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम नहीं बेटा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। ये तीनों जो है टाइगर की रैंकिंग है। यदि मैं बात करूं आपसे तो ये कहां पर है, तो सागर, दमोह और नरसिंहपुर, है ना। कौन कौन से एरिया में आता है दुर्गावती? सागर, दमोह और नरसिंहपुर। अच्छा, कौन से, ये समझिए, मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मैंने शायद सेकंड लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। कौन से अभ्यारण्य को बदल के उसका नाम किया गया है? जल्दी मुझे बताइए, कौन से अभ्यारण्य को बदल के इसका नाम जो है वीरांगना रानी दुर्गावती में लिया गया है? कौन से उसको बदला गया, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम को बदला गया है ना। और अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसी टाइगर रिजर्व में है आपको जो है सिंगरगौर का किला भी मिल जाएगा। सिंगरगौर का किला भी जो है इसी टाइगर रिजर्व में आपको मिल जाएगा। कौन से वाले में भैया? ये जो हमारा नया बन रहा है ना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एमपीजी के पे चलते हैं अब हम थोड़े हमारे। मध्य प्रदेश नॉन एज द टाइगर स्टेट इन ऑफ ड्यू टू द इट्स substantial tiger population has officially designated a new protected area for these magnificent creatures called the Virangana Durgavati Tiger Reserve. These newly established reserves become the 7th tiger reserve in the state. State का 7th और पूरे all over India का 54th. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The controversial Narmada Sagar Dam is located near Punasa in Madhya Pradesh. In which district is this place? है ना भाई, बहु विवादास्पद नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में पुनासा के निकट स्थित है। यह स्थान किस जिले में? पुनासा, मानधाता, कौन से जिले में बताओ? किस में आता भैया? खंडवा में। अच्छा, खंडवा आपसे पूछ लीजिए संभाग कौन सा लगता है भैया? इंदौर संभाग लगता है। खंडवा जिला है। कितनी तहसील है इसमें? 5 तहसील है। क्या कहा जाता है इसको? पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? पूर्वी निमाड़ जो है इसको कहा जाता है। पूर्वी निमाड़ के बाद हम बात करें इसकी, तो खंडवा का पहले नाम क्या था? खांडव वन था। क्या था इसका? पहले जो नाम था इसका था वो था खांडव वन, है ना। बाद में जब मुगल आए तो वो खांडव वन, खांडव वन, खांडव वन उनसे पूरा ऐसे बोलते नहीं बता, तो क्योंकि उनकी जुबान इतनी साफ नहीं थी, तो वो क्या हो गया भाई? खंडवा हो गया, है ना। यदि मैं आपसे बोल दो खंडवा किस किस के मध्य स्थित है, तो ये नर्मदा, है ना, ये नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी के मध्य है। हाँ, ताप्ती नदी घाटी के मध्य जो है खंडवा स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे घूमने वाले प्लेसेस है, जैसे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे कौन सा हो जाता है? ओंकारेश्वर, है ना। ओंकारेश्वर जो कि क्या है भैया? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यहीं पर अभी जो बनाई जा रही है वो क्या है? एकात्म की प्रतिमा, किसकी? रामानुजाचार्य की जो है यहाँ पर प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? पुनासा में ही इंदिरा सागर योजना है, आप जानते होंगे, है ना। पुनासा कहाँ लिखा है भैया? ये रहा पुनासा। पुनासा में क्या है? इंदिरा सागर योजना है, इंदिरा सागर योजना। इसके अलावा कई सारे घूमने वाले प्लेसेस भैया यहाँ पर हैं, है ना। जैसे मैं आपसे बात करूं तो दादा धूनी वाले काफी फेमस है यहाँ पर, है ना। दादा धूनी वाले, उसके बाद तुलजा भवानी मंदिर हो गया, है ना। नवचंडी देवी धाम हो गया यहाँ पर। उसके अलावा आपसे कहे गौरी कुंज ऑडिटोरियम हो गया। वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे घूमने को खंडवा में मिल जाएगी। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश स्टेट इज नॉट रिच इन विच मिनरल? मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है? कौन सा खनिज यहाँ नहीं पाया जाता? आयरन, पेट्रोलियम, मैग्नीज या कोल? कौन सा जो है नहीं पाया जाता? जल्दी बताओ। मेरे ये लिखने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना, कि भाई जो लोहा है, इसके आयरन और है, ये कहाँ पर पाया जाता है? इन 3 जगहों पर जो है पाया जाता है। और यदि आपसे बात करूं मैग्नीज की, तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, खरगोन वाले एरिया में क्या पाया जाता है? आपका मैग्नीज पाया जाता है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, खरगोन और झाबुआ, ये भी लिख दूं क्या? बालाघाट, खरगोन, छिंदवाड़ा और झाबुआ, इन तीनों जगहों पे, इन चारों जगहों पे जो है भारी मात्रा में, देखो वैसे तो बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है, पर इन जिन जगहों की मैं नाम लिख रही हूँ यहाँ पर जो है भारी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कोयला पाया जाता है आपका शहडोल, है ना। शहडोल के अलावा जो है ये बैतूल में भी पाया जाता है ना। ये जो है छिंदवाड़ा में भी पाया जाता है ना। छिंदवाड़ा में भी पाया जाता है और होशंगाबाद में भी पाया जाता है ना। पर ये जो प्लेसेस लिखे हुए हैं इन पे मेनली पाया जाता है। तो कौन सा जो है ऐसा यहाँ पर खनिज है, कौन सा मिनरल ऐसा है जो एमपी में नहीं पाया जाता? तो पेट्रोलियम, है ना। कौन सा ऐसा खनिज मिनरल से जो नहीं मिलता है, वो कौन सा भैया? पेट्रोलियम हमारे एमपी में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। एमपी में जो है लोह अयस्क की, ध्यान रखिएगा, आयरन और की सबसे के बहुत बड़े भंडार हैं। और आयरन के हमारे यहाँ प्रोडक्शन में आयरन का जो खनिज है भाई, मिनरल है, इसमें जो है एमपी 5वें स्थान पर है। जी हाँ, पूरे इंडिया का 5वें नंबर का प्रोडक्शन कौन करता है? केवल एमपी करता है। मैग्नीज की यदि मैं बात करूं तो आप जानते होंगे भाई, मैग्नीज में जो हमारा स्थान है वो कौन सा है? देश में जो है 3रा स्थान है। कौन से प्लेस पे हम लोग? 3rd प्लेस पे है। कोयला की खदानें हमारे यहाँ बहुत सी है, आपको पता होगा कोयला की जो है सबसे मोटी परत, है ना, प्रदेश के सिंगरौली में, हमारे एमपी के सिंगरौली में कोयले की सबसे बड़ी परत है। जी हाँ, एशिया में कोयले की सबसे बड़ी परत हमारे एमपी के सिंगरौली में है ना। और पूरे वर्ल्ड की 2 नंबर की सबसे बड़ी परत है ये जो सिंगरौली में है, ये वर्ल्ड के 2 नंबर की सबसे बड़ी परत है और एशिया की 1st नंबर पे है ये। ठीक है, कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है भाई? सोहागपुर में मिलता है। एमपी में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर मिलता है? सोहागपुर में मिलता है। केवल नहीं मिलता तो क्या इन चारों ऑप्शन में से? पेट्रोलियम हमारे यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है ना। पेट्रोलियम का हमारे यहाँ कोई मिनरल है ही नहीं पेट्रोलियम जैसा हमारे यहाँ। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
लोक अदालत started in Madhya Pradesh on April 30, 1986. Where was लोक अदालत organized for the first time in the state? मध्य प्रदेश में लोक अदालत की शुरुआत 13 अप्रैल 1986 को हुई। राज्य में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहां हुआ? छिंदवाड़ा, बिलासपुर, मुरैना या शहडोल? पहले मैंने आपको शायद ये बात करी थी, हम लोगों ने शायद जब हम 10th 11th लेक्चर कर रहे थे स्टार्टिंग में, तब की थी मैंने आपसे बात। तो फर्स्ट लोक अदालत कहां लगी थी भैया? छिंदवाड़ा को। 13 अप्रैल क्या है आपका? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जी हाँ, पंचायती राज दिवस, ध्यान रखिएगा, है ना। 13 अप्रैल क्या है आपका? पंचायती राज दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which lake of Madhya Pradesh is the largest man-made lake in Asia? मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? जवाहर सागर, गांधी सागर, गोविंद सागर या राणा प्रताप सागर? तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपका कौन सा करेक्ट आंसर है? गांधी सागर। जी हाँ, गांधी सागर। कौन सी? गांधी सागर बांध जो बनाया गया, गांधी सागर जो परियोजना चल रही है उस पर निकला है। और ये कहां पर है मैम? तो ये ध्यान रखिएगा, मंदसौर में है। कहां पर है बेटा? मंदसौर में ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मध्य प्रदेश इज इन इंदौर। इन विच ईयर वॉज इट एस्टेब्लिश्ड? मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए वैसे तो स्टॉक एक्सचेंज एमपी में जो है 1926 में ही आ गया था, है ना। लेकिन यहाँ पर आप बोलेंगे मैम ये तो ऑप्शन में कहीं से कहीं तक दिया ही नहीं है ना। इंदौर में जो है एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन उसमें मैम हमको तो जो है 1930 मिलता है। 1930 में आप कह रहे हैं 1926 में। बेटा यहाँ पर पूछा गया आपसे हेडक्वार्टर, है ना। उसका जो हेडक्वार्टर है वो 1930 में यहाँ पर बना था। कब बना था? इंदौर में 1930 में बना था। स्टार्ट कब हो चुका था? ऑलरेडी 1926 में हो चुका था, लेकिन उसका हेडक्वार्टर 1930 में बना था। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A mass irrigation scheme called Jal Jeevan is operational for farmers in the Madhya Pradesh. What percentage of subsidy does the government give in this? मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामूहिक सिंचाई योजना चालू है। इसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है? अच्छा, ये क्या है? जितने भी गांव के घर हैं, है ना, जहां पर सिंचाई होती है, जो फार्मर्स हैं उनके जितने भी घर हैं उन तक टैप वाटर पहुंचाना है ना। नल जल योजना जिसे आप कहते हैं, उसी में जो है उनको टैप वाटर पहुंचाना। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है एमपी ने टारगेट रखा था 2024 का, लेकिन 2023 के एंड में ही एमपी ने वो टारगेट जो है कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इसमें कितना रहता है लगभग जो है गवर्नमेंट कितना इसमें सब्सिडी देती है? तो वो देती है 75% की। कितने परसेंट की देती है? 75% की। 25% तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following is a famous national female player of table tennis in मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है? देवरस तपाड़िया, रीता जैन या रजनी शर्मा? जल्दी बताओ। रजनी शर्मा जी के बारे में हमने बात की है पहले भी, है ना। एक पुरस्कार भी आया था हमारे सामने रजनी शर्मा नाम का, याद है आपको। लेकिन यहाँ पे यदि बात करो टेबल टेनिस की, तो सबसे प्रसिद्ध महिला राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन है भैया? रीता जैन जी। कौन है? रीता जैन जी जो है ये टेबल टेनिस की बहुत फेमस खिलाड़ी है। चलिएगा नेक्स्ट कुछ चीजें जो है फैक्चुअल याद रख लो। A new integrated course has been started in all the universities of Madhya Pradesh. When it was started? मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। बताइए इसे कब प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, मुझे अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। यदि जिस बच्चे ने मेरे लेक्चर फर्स्ट से लेकर लेक्चर 50 तक पूरा देख लिया होगा भाई, वो इन क्वेश्चंस को अब आराम से बना देगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। तो भाई 1986 में हुआ था, और 1986 में भी ध्यान रखिएगा जुलाई में, है ना। कब हुआ था भैया स्टार्ट? 1986 जुलाई में जो है ये स्टार्ट हुआ था। आपको पता होगा नया पाठ्यक्रम जो आता है ना, नया जो है कोर्स आता है, वो स्कूल जब स्टार्ट होता है तभी आता है ना। तो उस हिसाब से याद रख लीजिएगा कि जुलाई में 1986 में। चलिए, गांव घर have been established in Ujjain and Ratlam of Madhya Pradesh for the spread of education. What type of education are they related to? मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए। इनका संबंध किस प्रकार की शिक्षा से? गांव घर मतलब क्या होता है भैया कि यहाँ पर आपको शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, किसके लिए बनाया गया है यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा ये एडल्ट एजुकेशन के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? एडल्ट एजुकेशन। अब एडल्ट एजुकेशन से मैम यहाँ पे मीनिंग क्या है? तो देखिए एडल्ट एजुकेशन से यहाँ पे मीनिंग कुछ अलग नहीं है। आप जानते हैं गाँवों में अब स्कूल होने लगे हैं,
है ना। आज से लगभग 20 या 25 साल पहले हम लोग देखते, 30 साल पहले हम लोग देखते, और जितना जाओगे तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं मिलेगी कि गाँव में स्कूल हुआ करते थे, और हुआ भी करते थे तो बहुत कम ऐसी जगह होती थी जहाँ टीचर्स पढ़ाते थे, है ना। अब भाई हमारे जो मम्मी पापा की जनरेशन जो निकली, अब हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, है ना। आप भी कहीं गांव से यदि मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो आप लोग तो पढ़ रहे हैं मुझसे, लेकिन आपके मम्मी पापा ऐसे होंगे, आपके मामा मामी ऐसे होंगे, चाचा चाची ऐसे होंगे जो पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन अब जो है उनको थोड़ा थोड़ा क्या है, जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। तो ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना, ऐसे जो एडल्ट्स हैं जिनको पढ़ने की इच्छा है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये एजुकेशन सिस्टम निकाला गया है, एडल्ट एजुकेशन। तो एडल्ट एजुकेशन से, प्रौढ़ शिक्षा से मतलब यहाँ पर किससे है भैया, कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, भाई अपनी उम्र निकाल चुके हैं वो, चाहे पढ़ने वाली, जिनको बचपन में वो शिक्षा नहीं मिली है ना, जिनके चाइल्डहुड में वो स्कूल नहीं गए हैं, उनको ये सब सिखाया नहीं गया, उनके लिए जो है ये गांव घर बनाया जा रहा है। चलेगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन, The highest peak of Madhya Pradesh, Dhupgarh, 1350 meters, is situated in which of the following parts? मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ 350 मीटर की है, जो कि निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है मध्य प्रदेश के? देखिए, आप जानते हैं मध्य प्रदेश को यदि हम बोले तो ज्योग्राफिकली हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। धूपगढ़ की यदि हम बात करें तो धूपगढ़ कौन से पार्ट में है ना, धूपगढ़ कौन से पार्ट में? तो धूपगढ़ है आपके सतपुड़ा में। कौन से में बेटा? सतपुड़ा में। आपको बता दूं, सतपुड़ा भी जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। सतपुड़ा भी कितने पार्ट में डिवाइडेड है भैया? 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वाला कौन सा है आपका? आप बोलते हैं मैकाल श्रेणी, है ना, मैकाल श्रेणी आप बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो माना जाता है वो माना जाता है इसकी राजपीपला। फर्स्ट वाली जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है भैया? राजपीपला श्रेणी। हाँ, राजपीपला की जो रेंजेस है उसको फर्स्ट माना जाता है। सेकंड वाला किसको माना जाता है? सेंट्रल रेंजेस को। किसको माना जाता है बेटा? सेंट्रल रेंजेस को जो है सेकंड माना जाता है। और थर्ड किसको माना जाता है? आपकी मैकल को। हाँ, मैकल को जो है थर्ड माना जाता है। आपको पता होगा मैकल में ही क्या है आपका? अमरकंटक है। मैकल में जो है अमरकंटक है। ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से कौन सी निकलती है? आपकी 2 बड़ी नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन, जो कि एक दूसरे से केवल 3 किलोमीटर दूरी पे है। जोहिला भी जो है अमरकंटक से निकलती है। एक और चीज ध्यान रखना, अमरकंटक जो है, अमरकंटक को सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा और विंध्याचल रेंजेस का, सतपुड़ा और विंध्याचल रेंजेस का मीटिंग पॉइंट बताते हैं। मीटिंग पॉइंट बताते हैं कि दोनों जो है यहाँ पर आकर मिलते हैं, है ना, जिसको आप कहते हैं ना मिलन, संधि, संगम जिसे आप कहते हैं, वो कौन है? अमरकंटक है। चलेगा। सो मेरे हिसाब से इतनी सारी डिटेल्स आपके लिए काफी है। इसी के साथ जो है आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यदि आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो फटाक से भाग के जाओ सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल पर और वहां से जाके पीडीएफ ले लो। साथ ही सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कैसा भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और वापस से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।